हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज्जिबा ख़ान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं हार्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि हृदय। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हार्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम वेसल्स यानी कि वाहिनियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और स्टडी ऑफ वेसल्स यानी वाहिनियों के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ वेसल्स को। अब हमारी बॉडी में 3 प्रकार की वेसल्स पाई जाती हैं या फिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक आ जाती है आपकी धमनी, केशिका और शिरा। ठीक है, धमनी यानी कि आर्टेरी, कैपिलरी यानी कि केशिका और वेन्स यानी कि शिरा। कैपिलरी जो होती हैं वो सबसे महीन वाहिनी या सबसे महीन वेसल्स में से एक हैं। केशिका क्या होती हैं, सबसे महीन वाहिनी है और ये आदान प्रदान का काम करती है। आदान प्रदान क्या, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कोई भी चीज़ जाती है, ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गई, खाना हो गया, वेस्ट हो गया, इन सब का आदान प्रदान क्योंकि रक्त के द्वारा ही होता है, तो आदान प्रदान का काम जो है वो भी केशिका या कैपिलरी के अंतर्गत चलता है, जो कि सबसे महीन वाहिनी है। अब यहाँ पर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से, आर्टेरी एंड वेन्स, इनके बारे में, यानी धमनी और शिरा में अंतर भी इस तरीके से भी पूछा जाता है। धमनी के बारे में भी पूछा जाता है और शिरा के बारे में भी। तो शिरा की दीवारें कैसी होती हैं, शिरा की दीवारें मोटी होती हैं और धमनी की दीवारें धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिरा की दीवारें पतली होती हैं। ठीक है, धमनी की गुहा जो होती है वो नैरो यानी कि संकीर्ण होती है या संकरा होती है और शिरा की जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है। मान लीजिए कि एक रास्ता है जो कि इसकी दीवारें मोटी हैं। ठीक है, ये है आपकी धमनी, इसकी दीवारें कैसी हैं, मोटी। तो अब ये जो गुहा है, इसको निकलने का ये जो रास्ता है ये कैसा है, ये पतला है। ठीक है, कैसा है, संकीर्ण है, इससे आप याद कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये है आपकी शिरा और इसकी दीवारें कैसी हैं, पतली हैं। ठीक है, तो ये रास्ता कैसा होगा, चौड़ा होगा, यहाँ से आसानी से ब्लड निकल सकता है। अब आ जाती है इलास्टिसिटी या फिर लोच। तो इसमें इलास्टिसिटी उपस्थित होता है धमनी में और शिरा में इलास्टिसिटी जो होता है वो अनुपस्थित होता है। प्रेशर की अगर बात करी जाए तो एक जगह जहाँ की दीवारें मोटी हैं, एक जगह जहाँ पर दीवारें बहुत मोटी हैं, तो वहाँ पर जब ब्लड या कोई भी चीज़ जाएगी, मान लिया ब्लड जा रहा है, तो उसको जाने में प्रेशर लगेगा, आगे बढ़ने में उसको प्रेशर लगेगा। तो दीवारें मोटी किसकी हैं, तो आप बोलेंगे कि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। तो धमनी की दीवारें अगर मोटी हैं तो उसमें से ब्लड को गुजरने में प्रेशर लगेगा। तो धमनी में प्रेशर उपस्थित होता है लेकिन शिरा में प्रेशर जो है उपस्थित नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि P = फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब है क्योंकि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए जिसमें प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर एरिया जो है कम है, संकीर्ण है। कपाट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। वॉल्व्स यानी कि कपाट, तो धमनी में कपाट जो है एब्सेंट रहते हैं एंड शिरा में जो है कपाट उपस्थित रहते हैं। इसको आपको कैसे समझना है, एक रास्ता है जिसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, सब कुछ यहीं से समझना है। इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, ये धमनी है, ये धमनी है और ये शिरा है, इसकी दीवारें पतली हैं। ठीक है, इसका रास्ता संकीर्ण है, पतला है क्योंकि इसकी दीवारें मोटी हैं धमनी की, और इसका रास्ता जो है चौड़ा है क्योंकि इसमें से ब्लड को गुजरने में आसानी से गुजर जाएगा क्योंकि इसकी दीवारें पतली हैं। यहाँ पर प्रेशर उपस्थित है क्योंकि जगह कम थी इसलिए प्रेशर से होकर के ब्लड गुजर रहा है, यहाँ पर प्रेशर अनुपस्थित है। अब हमें क्या समझना है, कपाट यानी कि वॉल्व्स के बारे में। तो धमनी में हमने बोला वॉल्व उपस्थित होते नहीं हैं लेकिन शिरा में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से ये मान लिया इस कलर का, ग्रीन तो होता नहीं है वैसे, ये ब्लड गुजर रहा है, यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, बहुत प्रेशर के साथ गुजर रहा है, प्रेशर के साथ गुजर रहा है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ब्लड वापसी इधर से इधर जा रहा है, अगर इधर से इधर वापस आ सकता है, प्रेशर के साथ गुजर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर कपाट की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर बहुत इजीली ब्लड प्रवाह हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ब्लड इजीली जा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्लड वापस भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर कपाट वॉल्व उपस्थित होते हैं। यहाँ से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब धमनी में ब्लड आगे की ओर आता है तो प्रेशर के साथ, अर्थात वहाँ पर वॉल्व की जो है ज़रूरत नहीं होती और ब्लड क्या होता है स्वयं प्रेशर के साथ आगे जाएगा, पर शिरा में ब्लड प्रेशर के साथ नहीं जाता और वापस लौट सकता है, इसलिए वहाँ पर कपाट या वॉल्व उपस्थित होते हैं। और वॉल्व होता क्या है, वॉल्व क्या होते हैं, एक तरीके से आप समझ लें आम लैंग्वेज में दरवाज़ा होता है जो कि ब्लड को वापस आने से रोकता है, बंद हो जाते हैं जब ब्लड वापस आता है, ब्लड के पीछे आने पर रोक लगा देते हैं, वॉल्व कहलाते हैं, यानी कि कपाट कहलाते हैं। फंक्शन की बात की जाए, धमनी का कार्य क्या है और शिरा का कार्य क्या है, तो धमनी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को विभिन्न भागों तक पहुंचा रही है और शिरा क्या कर रही है, ब्लड से बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रही है। यानी कि हमारे हार्ट से लेकर के दिल से, आपको इसे याद करना है, दिल से ले जा रही है, कौन ले जा रही है, धमनी दिल से ले जा रही है। कहाँ तक ले जा रही है, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ले जा रही है, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक ले जा रही है। और शिरा की अगर बात की जाए तो वो बॉडी से हार्ट तक ले जा रही है। धमनी में बात की जाए तो धमनी में ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त बहता है और एक अपवाद भी है उसमें, जो कि है आपकी फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। और शिरा में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त या जिसको डीऑक्सीकृत रक्त भी बोल रहे हैं, उसमें भी एक अपवाद है, वो भी आपकी फुफ्फुसीय शिरा है। यानी कि धमनी, सारी धमनियों का काम क्या है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है उसमें, और कहाँ से कहाँ जाता है, तो दिल से जाता है, यानी कि हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, रक्त जाता है। कैसा रक्त होता है, तो ऑक्सीकृत होता है या शुद्ध रक्त उसे आप बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक अपवाद है, इसका मतलब अपवाद क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, उल्टा काम हो रहा होगा। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है यानी कि डीऑक्सीकृत रक्त बहता है। अब हार्ट के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था वेसल्स के बारे में। हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है, आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो हमारा जो हार्ट है वो दो प्रकार की मसल्स यानी मांसपेशियों से मिलकर के बना है। एक तो अंदरूनी है जिसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, एक है आपकी कार्डियक मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल्स। 98% जो हमारा हार्ट है ना वो स्मूथ मसल से यानी अंदरूनी मांसपेशी से मिलकर बना है, और जो 2% हार्ट है वो कार्डियक मसल से मिलकर के बना है। और ये जो कार्डियक मसल्स है ये कहीं और देखने को नहीं मिलती है, ये केवल हार्ट में ही हमारे देखने को मिलती है, और इन्हीं कार्डियक मसल्स के कारण ही हमारा हार्ट पंपिंग करता है। वे ब्लड जो लंग्स की तरफ, या तो अब ये फुफ्फुसीय एक वर्ड है, अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, फुफ्फुसीय धमनी भी पढ़ा और फुफ्फुसीय शिरा भी पढ़ा। तो ये फुफ्फुसीय एक्चुअली फेफड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वर्ड फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए। तो इसको कैसे समझना है, वे ब्लड जो लंग्स की तरफ या तो आ रहा है, क्योंकि या तो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा होगा या फिर लंग्स की तरफ जा रहा होगा, तो वे ब्लड जो लंग्स की तरफ या तो आ रहा है या फिर जा रहा है वो कहलाता है आपका पल्मोनरी ब्लड यानी कि फुफ्फुसीय रक्त, फुफ्फुसीय रक्त कहलाता है। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में तो हमने पढ़ना ही, तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। हमारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है, 4 प्रकोष्ठ हैं, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको याद करना है, ठीक है, प्रकोष्ठ बोलते हैं चैम्बर को। नंबर ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ चैम्बर, और यहाँ पर एग्जाम्पल है, मछली यानी फिशेज में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड किस में होता है, एम्फीबियन यानी कि उभयचर में होता है। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप में होता है, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। अब ये जो सरीसृप है ना, इनके अंदर ही आते हैं आपके क्रोकोडाइल आ जाते हैं, एलिगेटर्स यानी कि घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सब सरीसृप के अंदर ही आते हैं। ये अपवाद हैं, वैसे तो जितने भी सरीसृप हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। एम्फीबियन यानी उभयचर में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन सरीसृप के अंतर्गत एक प्रजाति है इसके अंतर्गत जिसमें सांप वगैरह आते हैं, ये भी सरीसृप के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, मगरमच्छ और घड़ियाल हैं, ये अपवाद हैं, और इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि हमारे पास भी है।
मनुष्य के पास कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। स्तनपायी या मैमल्स के अंतर्गत ही आता है। मैमल्स में कौन आ गया? डॉल्फिन भी आ गई। तो डॉल्फिन के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और व्हेल के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब हमारा हार्ट में जो 4 चैम्बर्ड हैं, 4 प्रकोष्ठ हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ऊपर की साइड होते हैं 2, ठीक है, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अब ये ऊपरी प्रकोष्ठ और निचले प्रकोष्ठ को बोलते क्या हैं? तो अपर चैम्बर को बोलेंगे आलिंद और निचले प्रकोष्ठ को बोलेंगे निलय। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर मान लिया हमारा हार्ट है, उसके 4 प्रकोष्ठ हमने बना रखे हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? ऊपरी प्रकोष्ठ को आलिंद बोल रहे हैं, निचले प्रकोष्ठ को निलय बोल रहे हैं। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, नीचे वाले की बात की जाए तो दायां निलय, बायां निलय। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लू बनाया है मैंने, यहाँ पर रेड बनाया है, यहाँ पर ब्लू बनाया है, यहाँ पर रेड बनाया है इस साइड। तो जो रेड वाला साइड है ना, लेफ्ट साइड है, वहाँ पर प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो राइट वाली साइड है उसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड ले जाने का काम कौन कर रहा था? सॉरी, एक मिनट। तो कौन कर रहा था यहाँ पर? धमनी। धमनी में कैसा था? ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त की अगर बात करी जा रही थी तो धमनी कर रही थी, ठीक है। धमनी के जरिए ही शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। एक अपवाद थी, फुफ्फुस धमनी थी वो। शिरा में बात की जा रही थी तो शिरा में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीकृत। तो यहाँ पर जो रेड से बनाया है वहाँ पर मैंने प्योर ब्लड की बात की, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे हार्ट में 4 प्रकोष्ठ हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, जिसमें जो ऊपरी प्रकोष्ठ है उसको हम बोल रहे हैं आलिंद और निचले प्रकोष्ठ को हम बोल रहे हैं निलय, ठीक है। लेकिन वो भी 4 चैम्बर्ड है, क्योंकि तो दायां बायां तो हो गई, लेफ्ट राइट। तो जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पर प्योर ब्लड बहता है और जो राइट वाली साइड है, दाईं वाली साइड है, यानी कि उसमें होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त, या डीऑक्सीकृत रक्त भी बोल सकते हैं आप। हार्ट जब पंपिंग करता है, ठीक है, तो संकुचन और शिथिलन के द्वारा करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा करता है। हार्ट कैसे पंपिंग करता है? एक बहुत ही आम लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, ठीक है। ये वाली प्रक्रिया संकुचन और शिथिलन, आप अपने हाथ की हथेली को बंद और खोल कर देख लें, बंद और खोल करके देख लें, वो संकुचन और शिथिलन कहलाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन, अब वैसे तो संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, इससे भी समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हार्ट हम पढ़ रहे हैं तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी हृदय के संकुचन को सिस्टोल बोला जाता है। यानी कि जब आप बोलेंगे हमारा हार्ट संकुचित हो गया तो आप बोलेंगे हमारा हार्ट सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, यानी कि हृदय के शिथिलन को क्या बोला जाता है? डायस्टोल। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक है। अब यहाँ पर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में होता है, यानी कि जब हार्ट संकुचन की स्थिति में होता है, संकुचन की स्थिति को क्या बोल रहे थे? सिस्टोल। यानी कि जब हार्ट सिस्टोल की स्थिति में होता है तो उस पर क्या करता है? एक प्रेशर काम करता है, एक प्रेशर यानी कि दाब काम करता है। अब प्रेशर कब काम कर रहा है? जब कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में, कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल रहे थे सिस्टोल, तो भाई इस प्रेशर को बोल देंगे सिस्टोलिक प्रेशर। इसी तरह जब हार्ट डायस्टोल की स्थिति में होता है, यानी कि शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है, तो उस टाइम में एक दाब जो काम करता है उस प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। ब्लड प्रेशर जब ये बढ़ जाते हैं तो बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, और जब ये लो हो जाते हैं अपनी इस वैल्यू से, जो इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इससे कम हो जाते हैं तो लो ब्लड प्रेशर या फिर न्यूनतम रक्तचाप हिंदी में बोला जाता है। ब्लड प्रेशर को रक्तचाप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या सिस्टोलिक प्रेशर जब संकुचन की स्थिति में होता है हार्ट, तो ये 120 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ पारा, और डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg या मिलीमीटर ऑफ पारा, और यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 और 80 तक रहनी चाहिए रीडिंग। ये हमारा सामान्य, हमारी बॉडी का सामान्य रक्तचाप है। अब यहाँ पर मिलीमीटर पारा क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है, यहाँ पर ये बात आपको बस याद रखनी है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए अलग अलग
यंत्र होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, उनकी अलग अलग यूनिट भी होती हैं। तो वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर भी पारा यानी मरकरी भरा रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि पारा क्या होता है, ऊष्मा का चालक होता है। ऊष्मा का चालक, जो चीज़ ऊष्मा का चालक है तो फिर ऊष्मा मिलने पर वो फैलेगी, इसी से पता चल जाता है और रीडिंग ले ली जाती हैं। अब एक चीज़ है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है ना वो कम लगता है। मतलब अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कम लगेगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रेशर है, हमारी बॉडी का जो दाब है, यही वाला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये कितना है 120 mm ऑफ Hg से 80 mm ऑफ Hg तक, ये इतना है। इससे अगर वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है तो कभी कभी पर्वतारोही किस तरीके की शिकायत महसूस करते हैं कि उनकी नाक से क्या होता है, ब्लड आ जाता है। वो इसी कारण से होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त वाहिनियाँ हैं, उनका जो दाब है वो बाहरी दाब से ज़्यादा है, क्योंकि बाहर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि हमारे अंदर का जो दाब है हमारा, ये वाला सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये बाहरी वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, ये बाहरी वायुमंडलीय दाब की तुलना में ज़्यादा है और बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम है हमारे अंदर के दाब की तुलना में। इसीलिए नाक से ब्लड आ जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जो होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब कम हो जाता है। वॉल्व के बारे में हम पढ़ ही रहते हैं। अभी तक हमने वॉल्व के बारे में सिर्फ इतना जाना कि वॉल्व क्या होते हैं, हम धमनी क्या होती है, उसकी दीवारें होती हैं मोटी, उसमें तो वॉल्व्स उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि भाई जो चीज़ प्रेशर से जा रही है, जब वहाँ पर ब्लड प्रेशर से जा रहा है तो उसको पीछे लौटने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन शिरा यानी वेन्स के अंदर अगर ब्लड जा रहा है, इजीली जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो ब्लड वापस भी आ जाएगा। तो उस ब्लड को वापस वापस होने पर एक दरवाजे या कपाट या वॉल्व्स उसको रोक देते हैं, वो बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं आता। तो अब जान लेते हैं कि वॉल्व्स होते किस टाइप के हैं। तो 3 टाइप के हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिकस्पीय कपाट, दूसरा है द्विकस्पीय कपाट, तीसरा है अर्धचंद्रीय कपाट। और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है यानी कि द्विकस्पीय कपाट है, इसी को मिट्रल वॉल्व भी बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिकस्पीय कपाट और द्विकस्पीय कपाट यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व, ये मिल करके एक कपाट बना रहे हैं, मिला जुला करके एक कपाट बना रहे हैं, जो है आलिंद निलय कपाट। ठीक है, आलिंद निलय कपाट कहलाता है, जो कि कौन मिलकर के बना रहा है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व मिलकर के। और राइट साइड में जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और बाइकस्पिड वॉल्व को मैंने अभी ऊपर भी बताया था, उसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। अब इसको ऐसे याद करना है, RTLB, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, RTLB याद कर लेना है। और जो सेमी लूनर वॉल्व है यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट है, ये अर्धचंद्रीय ऐसे ही होते हैं, इस शेप में होते हैं, अर्धचंद्रीय इसको इसीलिए बोला जा रहा है। ये कहाँ होते हैं, तो ये महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर स्थित होते हैं। ठीक है, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के, फुफ्फुस धमनी इसके बारे में भी हमने जाना भी था, अब और जान लेते हैं। एक ऐसी धमनी जो बॉडी की सभी धमनियों को ब्लड पहुंचाती है, वो महाधमनी है। ठीक है, एक ऐसी धमनी जो बॉडी की सारी धमनियों को ब्लड पहुंचा रही है, महाधमनी है। आलिंद निलय कपाट बंद होने पर एक साउंड आती है, उस साउंड को लब कहते हैं। आलिंद निलय कपाट कौन सा था, तो आप बोलेंगे कि त्रिकस्पीय प्लस द्विकस्पीय, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों को मिला करके एक कपाट, एक वॉल्व बना था, जिसको हमने बोला था आलिंद निलय कपाट। और जब ये बंद होता है तो एक साउंड आती है, लब की साउंड, लब साउंड होती है, वो जो दिल की धड़कन जो बोला जाता है, वो लब की साउंड आती है। और ये होता कब है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होता है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल रहे थे हम, सिस्टोल की कंडीशन में होता है, या फिर बंद होता है, संकुचित होता है ना हार्ट, तो आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, आलिंद निलय कपाट कब बंद हो जाते हैं, जब हार्ट जो होता है वो संकुचन की स्थिति में होता है, सिस्टोलिक कंडीशन में होता है। और अर्धचंद्रीय कपाट बंद होने पर डब की साउंड आती है।
जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में होगा, सिस्टोलिक कंडीशन में होगा, तब आलिंद निलय कपाट बंद हो जाएंगे तो एक साउंड आएगी जो है लब की साउंड, लब साउंड आएगी। ठीक है, अब हार्ट आगे शीतलन की कंडीशन में, संकुचित की कंडीशन में हुआ, उसके बाद आगे शीतलन की कंडीशन में, शीतलन की कंडीशन में बोल रहे थे डायस्टोलिक कंडीशन में। ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन की स्थिति में, रिलैक्सेशन की स्थिति में जैसे ही आया तो आलिंद निलय कपाट जो कि बंद हुए थे वो खुल गए, लेकिन जो ये वाले बंद हो गए, यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट ये बंद हो गए और एक और साउंड आई जो कि है डब की, यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट के बंद होने पर डब की साउंड आती है, और ये आती तब है जब हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है, रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन में होता है। और लब की साउंड तब आती है जब आलिंद निलय कपाट बंद होता है, और वो तब बंद होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में होता है या सिस्टोलिक कंडीशन में होता है। तो ये जो आवाज़ आती है दिल से वो एक्चुअल में लब और डब की आवाज़ होती है, लब और डब की साउंड होती है। जब हार्ट यही लिखा हुआ है रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाता है तो आलिंद निलय कपाट जो कि बंद हुआ था वो तो खुल जाएगा, और जो सेमी लिनार वॉल्व है यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट है वो बंद हो जाएगा और डब की साउंड आएगी। अब आ जाते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है? सर्कुलेशन होता है दो प्रकार का, सर्कुलेशन या परिसंचरण। परिसंचरण होता है एकल परिसंचरण और द्विपरिसंचरण, सिंगल एंड डबल। और डबल भी दो टाइप का है, डबल दो टाइप का है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, मोस्टली इनकम्प्लीट इनमें होता है जिनके हार्ट जो होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, और कंप्लीट उनके पास होता है जिनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। हम लोग का हार्ट कैसा है? स्तनधारी आ जाते हैं इसके अंदर, बर्ड्स आ जाती हैं, इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं। हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने से पहले कितनी बार ब्लड हार्ट से घूम करके जाएगा? वो एक पूरा सर्कुलेशन ही तो है ना, घूम करके जाएगा। हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने से पहले कितनी बार हार्ट से घूम करके गुजर करके जा रहा है, वह परिसंचरण कहलाता है। और ये एक बार होता है या फिर 2 बार हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सिंगल सर्कुलेशन हमेशा फिशेज में होगा, फिशेज में हमेशा सिंगल सर्कुलेशन होगा, फिशेज में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और ये प्योर और इम्प्योर में होता है। मिक्स्ड ब्लड भी होता है, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और इनकम्प्लीट मिक्स्ड ब्लड भी होता है, और कंप्लीट में प्योर और इम्प्योर का सर्कुलेशन होता है। इसको अच्छे से और जानना है, इसको ऐसे अच्छे से जानना है। यहाँ पर हमने लिखा सर्कुलेशन, यहाँ पर लिखा ब्लड का टाइप, और यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल। सिंगल सर्कुलेशन केवल मत्स्य या मछलियों में होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ब्लड मछलियों में कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अब डबल सर्कुलेशन किस में होता है? तो हमारे अंदर भी डबल सर्कुलेशन ही होता है। डबल सर्कुलेशन 2 टाइप का था, एक था आपका कंप्लीट और एक था इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट किस में हमने बताया था? जिनके 3 चैम्बर्ड हार्ट है, मोस्टली, सब तो नहीं कह सकते। और 4 चैम्बर्ड में ज़्यादातर आपका कंप्लीट सर्कुलेशन था। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्स्ड की बात की जा रही है। ठीक है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड होता है आपका एम्फीबियन के अंदर होता है और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, यानी कि उभयचर और सरीसृप के अंदर। प्योर मतलब या तो प्योर का ही हो रहा है सर्कुलेशन या फिर इम्प्योर का हो रहा है, मिक्स करके ही नहीं हो रहा है कि प्योर भी हो रहा है और इम्प्योर भी हो रहा है। तो वो मैमल्स में होता है, स्तनधारियों में होता है, बर्ड्स में होता है, और क्रोकोडाइल और एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल में भी यही वाला परिसंचरण हो रहा है, इनकी डबल सर्कुलेशन हो रहा है। क्योंकि ये जो मगरमच्छ, ये क्रोकोडाइल और एलिगेटर हैं, घड़ियाल हैं, ये भी आपके रेप्टाइल्स के अंतर्गत ही आते हैं। ये अपवाद थे वहाँ पर क्योंकि इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, जबकि रेप्टाइल्स के कितने चैम्बर्ड हार्ट थे? 3 चैम्बर्ड हार्ट थे। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ये चीज़। अब यहाँ पर मछलियों का कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमने पढ़ा था मछलियों का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हार्ट बने हुए हैं, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड है, मछलियों में कैसा ब्लड होता है? तो भाई इम्प्योर ब्लड होता है दोनों चैम्बर में, हमने इम्प्योर। अब ये जो मिक्स्ड वाली बात है ये आपको कैसे समझना है? ये 3 चैम्बर्ड हार्ट बना हुआ है यहाँ पर, एक चैम्बर में इम्प्योर आया, दूसरे में प्योर आया, दोनों मिलकर के मिक्स्ड होगा, तो एक तरीके से ये इम्प्योर ब्लड ही तो हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए, इम्प्योर ब्लड ही हुआ, इसीलिए इसको इम्प्योर के अंतर्गत ही रखा जा रहा है। और ये जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, बर्ड्स का हार्ट है, इसमें क्या होता है? एक साइड तो इम्प्योर ब्लड होगा, लेफ्ट या राइट वो देखा जाएगा, और प्योर जो होगा वो भी एक साइड होगा। मतलब एक साइड तो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होगा और एक साइड इम्प्योर ब्लड का या शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन हो रहा होगा। जब बॉडी
जब ब्लड बॉडी को सप्लाई होने से पहले हार्ट से 2 बार गुजरता है। और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, देखने को मिलता है कि एक चैम्बर में तो इम्प्योर ब्लड है और एक में है प्योर ब्लड, और यही मिक्स्ड ब्लड है और ये इम्प्योर ब्लड ही कहलाएगा क्योंकि ये मिक्स्ड हो जाएंगे ना, प्योर और इम्प्योर दोनों मिलकर के। अब ये तो हमने सर्कुलेशन के टाइप पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में द्विपरिसंचरण। क्योंकि मानव में द्विपरिसंचरण क्यों हो रहा है, हमने अभी सर्कुलेशन के टाइप पढ़े, 2 टाइप के थे, एकल और द्वि था, ठीक है, एकल और द्वि था, जिसमें जो डबल सर्कुलेशन था, द्विपरिसंचरण था, उसके भी 2 टाइप थे, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, जिसमें हम किसके अंदर आ रहे थे, हम कंप्लीट के अंदर आते थे। और कंप्लीट सर्कुलेशन किसका पार्ट था, तो डबल सर्कुलेशन का था, डबल सर्कुलेशन का था। तो हम पढ़ेंगे मानव में द्विपरिसंचरण ही तो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है और हमारे अंदर होता है कंप्लीट सर्कुलेशन, जो कि पार्ट था आपका डबल सर्कुलेशन का। तो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस किस टाइप से हो रहा है, 2 टाइप से हो रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय परिसंचरण, जहाँ पर भी फुफ्फुसी वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको लंग्स से कनेक्ट कर देनी चीज़, क्योंकि फेफड़ों को ही फुफ्फुस बोला जाता है। और एक आ जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या जिसको बोल रहे हैं हिंदी में तांत्रिकीय परिसंचरण, 2 टाइप से हो रहा है, ठीक है। फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में जान लेते हैं। फुफ्फुसीय परिसंचरण में ब्लड हार्ट से फेफड़ों में जाता है। ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है ये, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिच ब्लड बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए तो ये इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त कहला रहा है। इसको CO2 रिच ब्लड बोलेंगे। क्या बोला, हमारी बॉडी में 2 तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, एक हो रहा है आपका फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय, और दूसरा था तांत्रिकीय, तांत्रिकीय, ठीक है। तंत्र विद्या की बात नहीं हो रही है, तांत्रिकीय बात हो रही है यहाँ पर, सिस्टेमिक। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण का पहले हमने पढ़ा, ये क्या काम कर रहा है, ये जो ब्लड का ही तो सर्कुलेशन के जिक्र चल रहा है, हृदय से जा रहा है, हृदय से जा रहा है फेफड़ों में, हृदय से फेफड़ों में ही जाएगा, फेफड़ों से या तो जाएगा या आएगा। अगर फुफ्फुसीय या पल्मोनरी वर्ड आ गया है तो फेफड़ों से जाएगा या फिर आएगा, फेफड़ों में जाएगा। ये ब्लड होता है इम्प्योर होता है, ठीक है, और इसमें CO2 रिच ब्लड है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात की जाए, अगर सिस्टेमिक या तांत्रिकीय परिसंचरण की, इसमें क्या होता है, ब्लड हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा। इसमें हृदय से फेफड़ों में जाएगा अशुद्ध रक्त, और इसमें हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, विभिन्न भागों में जाएगा, और इसे ऑक्सीकृत या O2 रिच ब्लड भी बोलेंगे, या इसको आपका शुद्ध रक्त भी बोलेंगे, प्योर ब्लड। एक वेन है जिसका नाम है महाशिरा या वेने कावा, ठीक है, वेने कावा। ये क्या होती है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, और ये इम्प्योर ब्लड को दाएं आलिंद तक ले जाती है या भेजती है। शिरा होती है एक, वेने कावा एक महाशिरा, महाशिरा का नाम है, महाधमनी भी है और महाशिरा भी है। महाधमनी हुई जिसके मुहाने पर अर्धचंद्रीय कपाट थे, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के मुहाने पर ही तो थे अर्धचंद्रीय कपाट, जो कि बंद होने पर डब की साउंड आ रही थी। तो यहाँ पर महाशिरा के बारे में बात कर रहे हैं, वेने कावा उसका नाम है, इसमें इम्प्योर ब्लड को दाएं आलिंद में ले जाती है। वैसे भी जितनी भी धमनियाँ हैं, जितनी भी धमनियाँ हैं उन सब में कैसा रक्त था, शुद्ध था। केवल एक अपवाद थी जो कि आपकी थी फुफ्फुस धमनी, और जितनी भी शिरा थी उन सब में कैसा था, अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त था। और धमनी कहाँ से कहाँ ब्लड को ले जा रही थी, तो दिल से ले जा रही थी। मैंने आपको बताया था दिल से ब्लड ले जा रही है, दिल से कोई चीज़ ले जाए तो वो प्योर ही हो सकती है ना, शुद्ध ही हो सकती है। ले जा कहाँ रही थी, तो बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स इनकी शरीर के अंगों तक। शिरा क्या कर रही थी, शिरा हृदय तक ले जा रही थी। किसको ले जा रही थी, अशुद्ध रक्त को ले जा रही थी। एकमात्र एक ऐसी धमनी जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है वो है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सारी धमनियाँ क्या कर रही थी, शुद्ध रक्त ले जा रही थी, लेकिन एक अपवाद था वहाँ पर, वो थी फुफ्फुस धमनी। और एक ऐसी धमनी, एक ऐसी शिरा, एक ऐसी वेन भी थी जो कि वहाँ पर अपवाद थी, सारी तो अशुद्ध ले जा रही थी, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस परिसंचरण, यहाँ पर लिखा नहीं, वो थी आपकी फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा लिख लीजिएगा, पल्मोनरी वेन लिख लीजिएगा। ये क्या कर रही थी, इसमें आपका शुद्ध रक्त था,
बाकी सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। हम पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर थोड़ा सा फुफ्फुसीय परिसंचरण, थोड़ा सा पढ़ा था हमने फुफ्फुसीय परिसंचरण का, फिर बाद में जो भी हमने पढ़ा वह तंत्रिकी परिसंचरण के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर आ जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि फुफ्फुसीय परिसंचरण। रक्त कहाँ से जा रहा है? बॉडी से जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है? तो आप बोलेंगे कि जाएगा तो फेफड़ों में ही, लंग्स में। अब इसको जान लेते हैं। बॉडी से जा रहा है, हृदय से जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, सॉरी, फुफ्फुसीय परिसंचरण में ब्लड। अब बॉडी में सारा इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड की बात की जा रही थी। इम्प्योर ब्लड ऊपर भी हमने वही पढ़ा था, यहाँ पर कि फुफ्फुसीय परिसंचरण में ब्लड हृदय से फेफड़ों में जाता है। ये ब्लड कैसा होता है? तो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि CO2 रिच ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। अब बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा है? वो पहुँचा हुआ है महाशिरा में, वेना कावा में, और ये सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा। इसके बाद यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर पहुँचा दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से जब हार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में, यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन में हार्ट आया। सिस्टोलिक कंडीशन में जब हार्ट आया तो कौन सा कपाट बंद होगा? आलिंद निलय कपाट बंद होगा और लब की साउंड आएगी, और यहाँ से ये पहुँचा पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी में, और फुफ्फुसीय धमनी में ये पहुँचा, और फिर यहाँ से पहुँच गया ये आपका लंग्स में। फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए पहुँचा, फेफड़ों से ही ऑक्सीजन लेगा ये, इसलिए लंग्स में पहुँच गया। कहाँ से? हृदय से लंग्स में। अब आ जाते हैं यहाँ पे सिस्टेमिक परिसंचरण, इसके बारे में भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ से चला लंग्स, और लंग्स में कैसा ब्लड होगा? O2 रिच ब्लड। लंग्स में कैसा ब्लड होगा? O2 ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, यानी कि प्योर ब्लड होगा। प्योर ब्लड से पहुंचा पल्मोनरी वेन में, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा में। फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। बाकी सारी शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त रहता है, एक यही है जो शुद्ध रक्त ले जा रही है। कहाँ ले गई? लेफ्ट आर्टियम, बाएं आलिंद में ले गई, बाएं आलिंद से बाएं निलय में ले गई, फिर वहाँ पे हार्ट ने पंपिंग की, कॉन्ट्रैक्शन किया, सेटलन किया। वहाँ से फिर हमारा हार्ट जो है, ये जो ब्लड है ये पहुँचा महाधमनी में, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, ठीक है, आयोटा। और यहाँ से ये जो प्योर ब्लड है ये पहुँच गया हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक, यानी कि शरीर के अंगों तक पहुँच गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी एंड आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन भी। अब कार्डियक चक्र के बारे में यानी कि कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक सिस्टोल यानी कि एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, एक डायस्टोल यानी कि एक बार हार्ट का रिलैक्सेशन होना, शिथिलन होना। अब एक सिस्टोल व एक डायस्टोल करने पर जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन है, वही कार्डियक साइकिल कहलाती है आपकी, ठीक है। यही हार्ट बीट है एक तरीके से आपकी, इतना ही टाइम लगता है। 72 से 75 BPM। BPM क्या है? बीट्स प्रति मिनट, बीट्स हार्ट बीट दिल की धड़कन। नॉर्मल हृदय स्पंदन दर बोलते हैं इसको, कार्डियक साइकिल, ठीक है। नॉर्मल हृदय स्पंदन दर कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? इसको बोलते हैं हार्ट बीट, कितनी होती है? 0.8 सेकेंड होती है, सेकंड में आती है ये, और 72 से 75 BPM यानी कि बीट्स प्रति मिनट होती है एक मिनट में, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो दिल की धड़कनों को नाप लेते हैं। पहला आ जाता है आपका स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, मोस्टली घरों में भी होता है। BP ऑपरेटर्स घरों में भी होता है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। साउंड चेक करता है हृदय की, यानी हृदय हार्ट बीट की जो साउंड है, दिल की जो धड़कन है, हृदय स्पंदन, लब डब की जो साउंड है, कहने का मतलब ये है। स्फिग्नोमैनोमीटर ये क्या होता है? रक्तचाप मापने का यंत्र। वहाँ पर एक आपने देखा होगा एक घड़ी सी लगी होती है और एक पंपिंग करने के लिए होता है, उसको पंपिंग करते हैं, वही आपका स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? ये क्या होता है? हार्ट की एक्टिविटी, हृदय की गतिविधि नापने का यंत्र है। कार्डियक मसल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसको आगे भी मसल चैप्टर में पढ़ना है। ये केवल हार्ट में ही मिलती है। 2% हार्ट जो होता है हमारा इससे मिलकर के बनता है और इन्हीं के कारण जो होता है हमारा हार्ट पंपिंग करता है। ठीक है, पहली हो जाती है एस ए नोड, दूसरी आ जाती है ए वी नोड। ठीक है, एस ए नोड जिसको आपका हार्ट का क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। ए वी नोड होता है आपका पेस सेटर होता है। ठीक है, यानी कि कार्डियक मसल्स के अंतर्गत ये आ रहे हैं, एस ए नोड या हिंदी में ऐसे नाड़ी, और ए वी नोड या ए वी नाड़ी, और इसको पेस मेकर बोल रहे हैं, इसको पेस सेटर बोल रहे हैं। राइट आर्टियन में पैचेस के रूप में पेस मेकर होता है और नीचे की जो साइड होती है उसमें पेस सेटर पाया जाता है। पैचेस के रूप में कौन पाया जाता है? तो पेस मेकर पाया जाता है, और नीचे की साइड पेस मेकर की ही नीचे की साइड कौन पाया जाता है? तो पेस सेटर पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्डियक मसल्स के बारे में जानना था, और ये थी आज की क्लास जिसमें हमने हार्ट चैप्टर को अच्छे से एक ही बार में एक ही वीडियो में रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, एंड कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर ये बताइएगा कि आपको क्लास लगी कैसी, अच्छी लगी, बुरी लगी या कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, साथ ही रिवीजन भी आपका मैं करवा देती हूँ, 1-2 चैप्टर का हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।